Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस ये वायरस एक अभी रिसेंटली धीरे धीरे यह फैलने लगा है। हालांकि अभी यह इंडिया में नहीं भी आया है, लेकिन वेस्ट अफ्रीका और अफ्रीका कुछ और भी जगह या यूके में ये धीरे धीरे ये फैलने लगा है। यह वायरल डिजीज है, बहुत यह भी एक डेंजरस ही है, लेकिन इसका जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से फैलने का जो स्प्रेडिंग पावर है, यह बहुत कम है। वो कैसे है इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इस पर महामारी तो हो रहा है, लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें डेथ रेट भी वैसा नहीं है इसमें, लेकिन परेशानी काफ़ी होती है और कई ऑर्गन को इसमें डैमेज भी कर देता है ये। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी बता रहे हैं इसके बारे में कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है। यह वायरस बहुत पहले यानी 1980 में ये पहली बार ही पता चला था वायरस के बारे में। यह वायरस जस्ट स्मॉल पॉक्स के जैसा ही यह वायरस डिजीज प्रोड्यूस करता है। जैसा स्मॉल पॉक्स पहले वायरस था ये, जिसको हम लोग वेरियोला बोलते हैं, वेरियोला। और यह वेरियोला 1976 में WHO के अकॉर्डिंगली यह इरिडिकेट हो चुका है, स्मॉल पॉक्स का वायरस अभी तो नहीं है। और स्मॉल पॉक्स के वायरस को हम लोग प्रिवेंट किए, जो एडवर्ड जेनर थे जो खोज किए थे काउपॉक्स से वैक्सीन, उसी से उसको इरिडिकेट किया गया था। और वो अब पेशेंट तो नहीं है, लेकिन 1980 के बाद एक आध मरीज इसके मिलते थे, वो भी एपिडेमिक में नहीं था वो। और ये पेशेंट क्या, ये तो मंकी में मिलता था ये, लेकिन अभी रिसेंटली यह वायरस मंकी से मैन में आने लगा है और मैन से मैन में फैलता है। वो कैसे बताते हैं आपको हम। तो यह भी मंकी पॉक्स वायरस भी एक स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन पर या कंजंक्टिवा, याद रखिए इस चीज को, वहां पर इरप्शन प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ फीवर भी प्रोड्यूस करता है। यह वायरस के बारे में थोड़ा 1 बाय 1 करके हम जिक्र कर रहे हैं। यह वायरस जो मंकी पॉक्स वायरस बोल रहे हैं, यह वायरस डबल इन्वेलप डीएनए वायरस होता है। ये डबल इन्वेलप वायरस मतलब डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ऐसा ही वायरस होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डबल इन्वेलप एंड ओवल शेप के वायरस होते हैं ये। और ये वायरस मंकी में रहता है। ये मंकी के स्किन पे, मंकी के म्यूकस में, मंकी के ओरल कैविटी में ये वायरस मिलता है। मंकी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन हम लोग मंकी का नहीं, हम लोग मैन के बारे में बात करते हैं। यह वायरस मंकी के स्किन से, मंकी के सलाइवा से अगर कांटेक्ट हुआ, जैसे आप जानते होंगे कोविड-19 तो कई तरह से फैलते थे ना, ड्रॉपलेट थे, टॉकिंग के कारण, स्नीजिंग, किस तरह से वो फैलता था। ये उस तरह से स्प्रेड नहीं करता है। तो मंकी के सलाइवा से उसके स्किन के कांटेक्ट में आने से, या जिस पर्सन को यह मंकी पॉक्स वायरस है उसके स्किन से अगर टच हुआ कोई हेल्दी पर्सन, तो उसके स्किन पे भी यह वायरस आ जाता है। तो यानी ये वायरस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्किन कांटेक्ट या म्यूकस कांटेक्ट से ये फैलता है। पहली बात याद रखना होगा, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ड्रॉपलेट नहीं फैलता है, ना स्नीजिंग से फैलता है, ना टॉकिंग से फैलता है। यह इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन में कांटेक्ट में आने पे फैलता है। नंबर 2, जब ये वायरस एक हमारे बॉडी में एक हेल्दी पर्सन के जब स्किन पे आता है या म्यूकस में पे आता है, जब तो ये वायरस जो होता है स्किन के जो डर्मिस लेयर में और एपिडर्मिस के बीच में, जैसे ये तो एपिडर्मिस है और ये स्किन का लेयर बना रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर कुछ स्किन के एपिडर्मिस के कुछ लेयर होता है
स्ट्रेटम, कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोजम है, जर्मिनेटिवम। और इसी लेयर में ये वायरस जो होता है ना, इसी लेयर में यह मेनली यह किस पे, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में ये वायरस धीरे धीरे इन्वेड करते हुए और आकर के अटैच कर जाता है, और इसी में आकर के वायरस मल्टीप्लाई करता है। याद रखिए क्या बोले हम लोग, जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये वायरस इस लेयर में, जो एपिडर्मिस का जो लोअर पार्ट होता है ना लेयर, इसी में आकर के अटैच करके और इसी में मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई जब करने लगता है ना, मल्टीप्लाई जब आता है वायरस, तो 5 से लेकर 13 दिन के अंदर इसका सिम्टम आने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 13 डेज। तो क्या होता है, वायरस मल्टीप्लाई करने लगेगा, करते करते 5 दिन के बाद जब आया है, जैसे अटैक किया है, आज जैसे अटैक किया है, तो अटैक होने के 5 दिन के बाद क्या होता है ना, मसल्स पेन, फीवर, बॉडी एक, वीकनेस, हेडेक, ये सब आपको सिम्टम मिलने लगता है ना। शुरू में जैसे ही आपको 5 दिन आपका इसका इंक्यूबेशन पूरा होता है ना, उसके बाद आपको मसल्स पेन, वीकनेस, फीवर, बॉडी एक, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद, यानी कि जस्ट 5वें दिन के बाद से 2 दिन के बाद से क्या होता है ना, कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने लगता है। लिम्फ नोड, जो अगल बगल के लिम्फ नोड होते हैं, वह इनलार्ज होने लगते हैं, और उसमें दर्द भी होता है लिम्फ नोड में। और तब तक क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल को ये डैमेज कर चुका होता है। तो 7वें दिन के बाद क्या होता है ना, स्किन के इस एरिया पर थोड़ा मैक्यूल के जैसा रेड कलर का मैक्यूल डेवलप कर जाएंगे। 8वें दिन 9वें दिन में आपको वहां पर एक स्किन पे आपको मैक्यूल जैसा डेवलप हो जाएगी। और ये ज्यादा कहाँ पे होता है, फेस और हैंड में और पैर में। बहुत कम मिलता है आपको, मतलब अब्डोमेन के एरिया में या थोरैक्स में। याद रखिए, सबसे ज्यादा फेस पे और हैंड पे, और उसके बाद पैर के स्किन पे, और कभी कभी एक कंजंक्टिवा पे भी, और बहुत रेयर में टंग पे। इस एरिया पे आपको रेड कलर के छोटे छोटे मैक्यूल बनते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन। अब तो क्या होगा, अब कई तरह के यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन गया। अब क्या होगा, मैक्यूल के बाद क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे स्किन पे थोड़ा एलिवेशन होगा, और एलिवेशन होकर के यहाँ पर एक पेप्यूल जैसा यहाँ पर अपीयरेंस होता है। स्किन से एलिवेशन होगी, और लगभग 1-2 दिन के बाद से स्किन पर ऐसा एलिवेशन होगा, और यहाँ पर एक ऐसा फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर बन जाएंगे। आपको पानी से भरा हुआ ब्लिस्टर बन जाएंगे, एकदम काउंटेबल, जैसे स्मॉल पॉक्स में था ऐसे ही। एक यहाँ, एक फेस पे, यहाँ पर, यहाँ इस तरह से हाथ में। तो आप इस तरह से बड़े बड़े आपको जो है ना वेस्किल, बड़े बड़े आपको जो ब्लिस्टर आपको वहां पर मिलेंगे। और इस समय पेशेंट को फीवर तो होता है, इस समय भी माइल्जिया इसमें भी होता है, लेकिन और थोड़ा क्या होता है ना, फीवर सबसाइड करेगा, हल्का स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होगा, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन, पेन के जैसा सेंसेशन। पेशेंट इस समय अभी रेस्टलेसनेस हो जाता है। धीरे धीरे इसके जो ब्लिस्टर होते हैं, इसमें धीरे धीरे अब पस बनने लगता है। अब ये जो ब्लिस्टर था अब पस्चूल में चेंज कर जाता है, पस्चूल बोलते हैं उसको। मैक्यूल था, पेप्यूल था, उसका ब्लिस्टर था, अब यहाँ पे बन गया पस्चूल, पस बन गया इसमें। अब इस तरह से आपको बॉडी में जहां जहां बताया ना कि फेस पे या हैंड पे, उसके स्किन पे आपको पस से भरा हुआ ब्लिस्टर मिलेंगे। और ठीक 20 दिन के बाद, ये तो आपके रहेंगे लगभग 8 दिन 10 दिन तक रहेंगे। 20 दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अब ये ड्राई अप होंगे और ये क्रस्ट बनेगा। अब ये क्रस्ट बनने के बाद फिर स्किन पे इचिंग होगा, फीवर सबसाइड कर जाएगा, जो मसल्स पेन है वो भी आपको कम हो जाएंगे,
लिप में जो स्वेलिंग था वो भी कम हो जाएगी, और उसके बाद पेशेंट जो है फिर अपने आप को बेटर फीलिंग करता है और ये क्रस्ट बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इतनी बात तो ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया फेज। जैसे स्मॉल पॉक्स में ऐसे हुआ करता था, सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जा सकता है। क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ पे अगर हुआ ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, क्योंकि इस जगह पे इंटरफेरॉन रहते हैं पूरे भरे हुए, बैक्टीरिया आराम से अटैक करता है। और जहाँ बैक्टीरिया अटैक करेगा ना, तो इसमें आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से काफ़ी आपका बहुत बड़ा अब्सेस बन सकता है यहाँ पे। उसके बाद सेप्टिसेमिया हो जाता है वो पेशेंट को। इसके बाद यह वायरस यहाँ से स्प्रेड करके और ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये वायरस ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके बाद ये कंजंक्टिवा में अल्सरेशन प्रोड्यूस करेंगे, कॉर्निया को अल्सर कर प्रोड्यूस करता है, कॉर्निया को डैमेज करता है, और इसके बाद ये लंग्स में निमोनिया भी प्रोड्यूस करता है। तो इतना जगह ये करता है, और प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ये सेप्टिसेमिया प्रोड्यूस किया, बाद में चल करके ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन ये सब जो है तो बहुत लेटर स्टेज होते हैं, उतना ज़्यादा डेथ रेट नहीं है जितना कि आपको दूसरे वायरस की तरफ था ये। हाँ, स्मॉल पॉक्स तो ज़्यादा डेंजर था, जो कि इंडिकेट हो चुका है। तो ये से भी हमें सावधानी होना चाहिए, जो अभी तो पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी नहीं आया है। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे हम इन्वेस्टिगेशन? तो इसके लिए ब्लिस्टर से क्या करते हैं कि पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ब्लिस्टर से हम लोग जांच करके देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि हाँ ये वायरस है। और नंबर 2, एलाइजा टेस्ट करके देख सकते हैं, जो ब्लड से निकालते हैं, ब्लड को निकाल करके एलाइजा टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 जांच इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट, एक पीसीआर एक एलाइजा। पीसीआर फॉर मंकी पॉक्स वायरस और एलाइजा फॉर मंकी पॉक्स वायरस। इसके बाद अगर टीएलसी करेंगे तो नॉर्मल मिलेगा या थोड़ा डिक्रीज मिलेगा, और डीएलसी में लिम्फोसाइटोसिस मिलेंगे। मैनेजमेंट में क्या करना है? हमें हाइजीन से मेंटेन करना है। सबसे पहला अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हाइजीन से मेंटेन करना है। कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो उसको क्वारंटाइन करना है, उसको कम से कम 1 महीने तक उसको क्वारंटाइन रखना जरूरी होगा। लेकिन अभी ये तो आगे आने वाले हैं, इसमें फिर जैसे और भी बात मिलेंगे, हम तो और आगे बताएंगे इसके बारे में। लेकिन वही चीज़ है, जैसे हम लोग स्मॉल पॉक्स का मैनेजमेंट करते थे, तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना, वहाँ पे बैक्टीरिया को अटैक होने से रोकना, ये चीज़ हम लोग करते हैं। साफ सुथरा उसी ढंग से रखना होगा, इम्यूनिटी को उस ढंग से मेंटेन कर देंगे। अगर ये वायरस अटैक करेगा भी सपोज दैट, तो आराम से ये हाइजीन मेंटेन करने से, इम्यूनिटी से ये ठीक हो जाएंगे। बशर्ते कि इसमें हमें अवेयरनेस रहने की जरूरत पड़ेगी। ये आगे हम बताएंगे इसके बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बताएंगे इसके बारे में कि आगे हमें इसके बारे में क्या करना होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिएगा। थैंक्स।